स्टूडेंट्स, क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पर आपका स्वागत है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसको। इसमें सबसे पहले आपकी बुक में दिया है कि माम्बा नाम की एक लड़की जो है वो तंजानिया में रहती है और पीटर जो है वो न्यूजीलैंड में रहता है। देखिए, तंजानिया जो है वो साउथ अफ्रीका में है और न्यूजीलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। ये बहुत दूरी पर है। अब इन दोनों की सिचुएशन दी है कि माम्बा जो है तंजानिया में रहती है और उसके पिताजी जो है वहाँ की ज़मीन ऐसी है कि उसके पिताजी बड़ी मुश्किल से कुछ उगा पाते हैं वहाँ पर, जबकि न्यूजीलैंड में जो पीटर रहता है वहाँ पर वो काफ़ी खुश है। तो आप पढ़ के देखिए दोनों में क्या है, क्या डिफरेंस है। तो यदि हम इन दोनों की स्टडी करें तो हमें एक चीज़ पता चलती है कि लैंड का बहुत महत्व होता है। लैंड एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें जो है प्रभावित होती हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं लैंड के बारे में। लैंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और लगभग 30% जो अर्थ के सरफेस का है वो लैंड है। बाकी तो पानी है। आपने देखा ही है, कॉन्टिनेंट्स जो वाला पार्ट जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, लैंड कहलाता है। अब इस लैंड पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कहीं बहुत सारे लोग रहते हैं तो कहीं बहुत कम लोग रहते हैं। और ये इसलिए है क्योंकि कई जगह रग्ड टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी का मतलब है कहीं पहाड़ है, कहीं खाई है, ठीक है ना। स्टीप स्लोप्स हैं, लो लाइंग एरियाज़ हैं, वाटर लॉगिंग एरियाज़ हैं, कहीं पर मरुस्थल है तो कहीं पर थिक फॉरेस्ट है। तो ये डिपेंड करता है कि लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं। जैसे प्लेन्स में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं रहना, क्योंकि जो मैदानी इलाके होते हैं वो ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा सूटेबल रहते हैं, ठीक है ना। और जो थिक फॉरेस्ट एरिया है, माउंटेन एरिया है, वो स्पेयर्सली पॉपुलेटेड होते हैं, मतलब बहुत कम पॉपुलेटेड होते हैं। और जो प्लेन्स होते हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये एक ऑस्ट्रिया का पिक्चर दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि लैंड का यूज़ क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं लैंड का यूज़ जो होता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग के लिए किया जाता है, रोड बनाने के लिए किया जाता है। और इन सब जो यूज़ होता है इसका उसे लैंड यूज़ कहा जाता है। लैंड यूज़ भी फिजिकल फैक्टर जैसे टोपोग्राफी पर, जैसे मैंने आपको बताया टोपोग्राफी का मतलब कहीं पहाड़ है, कहीं वैली है, ये टोपोग्राफी कहलाती है। सॉइल पर, क्लाइमेट कैसा है इस पर, मिनरल कौन कौन से मिलते हैं और पानी कितना है, इन सब चीज़ों पर लैंड का यूज़ डिपेंड करता है। ह्यूमन फैक्टर जैसे कि पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत डिटरमाइन करते हैं कि भाई कहीं लैंड का यूज़ कैसे हो रहा है। भाई टेक्नोलॉजी है तो लैंड के बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं। अब लैंड दो तरह के होते हैं, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। आपने देखा होगा लोग जहाँ घर बना लेते हैं, लोग जहाँ पर अपनी खेती करते हैं, वो उनका प्राइवेट लैंड कहलाता है। लेकिन उसे छोड़ करके जो बाकी लैंड होता है वो कम्युनिटी लैंड कहलाता है, जिसका जनरली लोग चारे के लिए, फलों के पेड़ लगे रहते हैं, नट्स और मेडिसिनल हर्ब उनमें अपने आप उगते हैं, ठीक है ना। और ये जो कम्युनिटी लैंड है इसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहा जाता है। धीरे धीरे लोगों ने क्या किया कि जो कॉमन लैंड है उसको इंक्रोच करना शुरू कर दिया। लोगों ने वहाँ पर कमर्शियल एरिया बनाना शुरू कर दिया, हाउसिंग बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे एग्रीकल्चर लैंड का भी कॉमन लैंड पर एक्सपांड हुआ, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ है, लैंड का लोग लगातार यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद इसी के कारण क्या हो रहा है, लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। कई जगह तो लैंडस्लाइड होते हैं, पहाड़ों से बड़े बड़े लैंड जो होते हैं वो खिसल के गिर जाते हैं रोडों पर। सॉइल इरोजन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, मतलब लैंड धीरे धीरे डेजर्ट बनते जा रहे हैं। डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल। भाई वहाँ पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन ही होगा, ठीक है ना। तो ये सब लैंड के लिए मेजर थ्रेट है। मेजर थ्रेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े बड़े खतरे हैं,
क्योंकि हम एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, ये पिक्चर में देखिए, ये कितना अच्छा लग रहा है गांव, देखिए आप। लेकिन अब देखिए धीरे धीरे अगली पिक्चर में देखिए, फिर और अगली पिक्चर में देखिए, फिर और नीचे चलिए देखिए। तो धीरे धीरे ऐसा हमने क्या किया, बहुत सारे गाँवों को हमने शहरों में बदल लिया है। बहुत सारे गाँव में रोड बन गई हैं, बड़े बड़े मकान बन गए हैं। तो धीरे धीरे जो लैंड की सुंदरता है वो ख़त्म होते जा रही है, लैंड की जो नेचुरल चीज़ें हैं वो ख़त्म होते जा रही हैं और ह्यूमन का इंक्रोचमेंट बढ़ते जा रहा है। अब कंजर्वेशन लैंड रिसोर्स का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रोइंग पॉपुलेशन के कारण क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्केल में डिस्ट्रक्शन हो रहा है फॉरेस्ट का, ठीक है ना। और इसके कारण लैंड का डिग्रेडेशन भी बहुत हो रहा है। भाई फर्टिलाइज़र का जो किसान लोग हैं वो उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र का उपयोग कर रहे हैं, कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, और ये सब लैंड में घुलते जा रहे हैं, जिसके कारण लैंड जो हो रही है दिन ब दिन बैरन होते जा रही है। बैरन मतलब होता है बंजर। अब लैंड को कैसे कंजर्व करें, इसके लिए एफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट लगाया जा रहा है, रिक्लेमेशन मतलब उसमें जो खनिज पदार्थों की कमी हो जाती है वो डाली जा रही है, और रेगुलेटेड यूज़ किया जा रहा है कि केमिकल पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ लोग ना करें, फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ ना करें। और आपने आजकल सुना होगा ऑर्गेनिक खेती का उपयोग ज़्यादा किया जा रहा है। ऑर्गेनिक खेती का मतलब होता है जो गोबर खाद होती है, जो पत्तियों की खाद होती है, इसके द्वारा क्या हो रहा है, लैंड को अच्छा बनाया जा रहा है, उर्वरक बनाया जा रहा है, ताकि जो केमिकल है वो यूज़ ना हो, ठीक है। तो ये था लैंड के बारे में। अब दूसरी चीज़ आती है सॉइल। लैंड का के ऊपर एक थिन लेयर होती है जिसको सॉइल कहते हैं। ये जो होती है लैंड से रिलेटेड होती है, और जो लैंड फॉर्म डिटरमाइन करता है कि भाई किस तरह की सॉइल है। सॉइल भी सब जगह अलग अलग है, कहीं काली मिट्टी है, कहीं लाल मिट्टी है, ठीक है। सॉइल जो होती है वो ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बनती है, मिनरल से मिलकर बनती है, और वेदर्ड रॉक से मिलकर बनती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि वेदर्ड रॉक क्या होती है। वेदर्ड रॉक का मतलब होता है, ये अपन ने पहले भी पढ़ा है, जब अपन ने इनसाइड अवर अर्थ वाला चैप्टर पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था कि जो पत्थर होते हैं वो लगातार टूटते रहते हैं, कभी धूप की तपन से, गर्मी से, कभी बारिश से, कभी ठंड से वो चटकते रहते हैं, और छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़ों में नीचे गिरते रहते हैं, और उन्हीं छोटे महीन बारीक टुकड़ों से सॉइल बनती है। इसको वेदरिंग कहते हैं, ठीक है ना, इसको वेदरिंग कहा जाता है। ये लिखा है वेदरिंग का मतलब है द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक बाय टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा जो रॉक को टूटता है उसे वेदरिंग कहते हैं। अब हम यदि सॉइल की प्रोफाइल देखें, हम यदि ये देखें कि मिट्टी की प्रोफाइल क्या है, तो ये पिक्चर बना हुआ है जिसको आपको आपकी कॉपी में बनाना है। तो सबसे पहले पेरेंट रॉक, उसके ऊपर वेदर्ड रॉक मटेरियल, उसके ऊपर क्या होता है सैंड सिल्ट, और सबसे ऊपर जो होता है ह्यूमस होता है। अब आप कहेंगे ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस का मतलब होता है जैसे आपके गार्डन में आपने पौधा लगाया, आप अक्सर देखते होंगे पत्तियां गिर जाती हैं, ठीक है ना, और बहुत सारा कचरा हो जाता है, तो लोग क्या सोचते हैं, अरे गार्डन तो गंदा हो रहा है, इसको साफ कर दो। तो वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो पत्तियों को क्या करते हैं, निकालते हैं और जला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वही पत्तियाँ, वही जो घास का जो ढेर है, वही क्या करता है, ह्यूमस बनाता है, और ह्यूमस ही जो होता है वो लैंड को फर्टाइल बनाता है। जैसे आपके घर में यदि सब्जियों का कचरा निकलता है ना, तो यदि आप उस सब्जी के कचरे को थोड़े से गमले में थोड़ी सी जगह नीचे, मतलब मिट्टी के नीचे दबा दें, और धीरे धीरे आप देखें तो आप देखेंगे कि बहुत सारे फूल आ रहे हैं आपके गार्डन में, जो आपने पौधा जिसके नीचे वो वेजिटेबल स्क्रैप डाला है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो वेजिटेबल स्क्रैप जो होता है ना, वो धीरे धीरे मैन्योर बन जाता है, वो बहुत अच्छा ह्यूमस बनाता है। तो जो लैंड का ऊपर वाला भाग है वो ह्यूमस कहलाता है। फिर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, बहुत सारे जो फैक्टर हैं सॉइल फॉर्मेशन के, यही जो अपन ने अभी सॉइल प्रोफाइल में देखे, ठीक है कि नहीं, इनसे क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है।
एक और चीज़ आपको बता दूं मैं आपको, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कि 1 सेंटीमीटर मिट्टी की परत बनने में, ठीक है ना, 200 से 400 साल लग जाते हैं। और फर्टाइल सॉइल बनने में, मिट्टी की परत अलग होगी, वो पत्थर के वेदरिंग से बनी, लेकिन उसके फर्टाइल होने में, मतलब उसमें ह्यूमस आएगा, वो उपजाऊ बनेगी, उसको बनने में 3000 साल लग जाते हैं। अब आप सोचिए, अपन तो मिट्टी की कदर ही नहीं करते, अपन तो कहते हैं हाथ गंदे हो गए, धो लो हाथ। लेकिन इस नेचर को, उस मिट्टी को बनाने में, उसकी 1 सेंटीमीटर परत बनाने में कितने साल लगते हैं? 3000 साल लगते हैं। फिर है सॉइल कंजर्वेशन भी करना चाहिए, जैसे हमने लैंड का किया। तो सॉइल, किस किस चीज़ से सॉइल ख़राब होती है, मिट्टी की जो परत है वो किस किस चीज़ से ख़राब होती है? तो पहली होती है मल्चिंग। तो मल्चिंग नहीं, किस किस चीज़ से हम उसको कंजर्व कर सकते हैं? तो जिस जिस चीज़ से वो ख़राब होती है मिट्टी, यदि हम उसको रोक दें तो वो चीज़ क्या होगी? उसको बचाने लगेगी। जैसे सबसे पहली मेथड है मल्चिंग। जो बेयर ग्राउंड होता है, मतलब बेयर ग्राउंड का मतलब होता है जिसमें कोई पेड़ पौधा ना हो, घास भी नहीं लगी हो, तो क्या होगा? यदि पानी आएगा तो उसकी जो मिट्टी होगी वो बह जाएगी। तो जो बेयर ग्राउंड होता है उसको ऑर्गेनिक मैटर, जैसे भूसे से, पत्थर से, ये देखिए पिक्चर में मैंने दिखाया आपको, इससे क्या होता है? कवर कर दिया जाता है, जिससे वहाँ की मिट्टी जो होती है वो सुरक्षित रहती है। इसको मल्चिंग कहते हैं। कॉन्टूर बैरियर, अब स्टोन, ग्रॉस, सॉइल, इनसे बैरियर बनाया जाता है कॉन्टूर में। अब आप बोलेंगे कॉन्टूर क्या होता है? ये देखिए आप, ये सब जो ढलान होती है ना, ये दिख रही है आपको ग्रीन कलर की, ये जो है, ये जो खेतों में भी होती है ये ढलान। तो यदि क्या होगा, इसमें पत्थर वत्थर नहीं डालेंगे, इसमें कुछ और नहीं डालेंगे, बैरियर नहीं बनाएंगे, तो वो सारी मिट्टी इससे बह बह के और बाहर चली जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि कॉन्टूर बैरियर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर रॉक डैम बनाए जाते हैं। अब पानी क्या होता है? जैसे बारिश का पानी आप देखेंगे बह जाता है, सब पानी बह जाता है, बहुत पानी गिरता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल क्या हो जाएगा पता नहीं, पर थोड़ी देर बाद जैसी बारिश रुकती है सारा पानी बह जाता है। पर ये जो पानी बह जाता है वो अपने साथ एक चीज़ ले जा लेता है। क्या ले जा लेता है? सॉइल ले जा लेता है। तो उसको रोकने के लिए रॉक डैम बनाए जाते हैं। रॉक डैम ही क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि क्या होता है, पानी जो होता है वो तो बह जाता है, लेकिन जो रॉक्स होते हैं वो मिट्टी को रोक लेते हैं। फिर है टेरेस फार्मिंग। अब जैसे पहाड़ होते हैं, अब पहाड़ों में क्या होता है, ये देखिए, ये पहाड़ की अब टेरेस फार्मिंग की जाती है, स्टेप बना दी जाती है और उनमें पौधे लगा दिए जाते हैं, उनमें फसल बो दी जाती है। इसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं। क्वेश्चन आता है टेरेस फार्मिंग कहाँ की जाती है? माउंटेन में की जाती है। और इसकी एक खास चीज़ होती है कि जैसे मिट्टी ऊपर से बह के आती है, तो वो क्या करते हैं, ये पेड़ पौधे रोक लेते हैं। एक और चीज़ होती है इंटर क्रॉपिंग। डिफरेंट क्रॉप्स जो होती है अल्टरनेट रोज़ में बोई जाती हैं, जिससे क्या होता है, सॉइल को रेन वॉश से बचाया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है। और कंटूर प्लॉगिंग भी की जाती है, कि प्लोइंग कर दी जाती है कंटूर के बाजू बाजू से। जैसे कंटूर मतलब वही मैंने आपको जो बताया, हिल स्लोप में, जिससे नेचुरल बैरियर बना दिया जाता है। मतलब क्या होता है, इसको आप समझिए, जैसे अपन ने टेरेस फार्मिंग देखी ना, ऐसे ही क्या कर दी जाती है कि पहाड़ों के बीच बीच में जहाँ पर ढलान होती है वहाँ पर छोटी छोटी नालियाँ जैसी बना दी जाती हैं, जिससे क्या होता है, यदि मान लो मिट्टी आई भी बह के, तो वो क्या होगी, वो कॉन्टूर में इकट्ठी होती जाएगी। इसे कहते हैं कॉन्टूर प्लोइंग। फिर आती है शेल्टर बेल्ट। कंटूर प्लोइंग के बाद हम पढ़ रहे हैं शेल्टर बेल्ट। तो कोस्टल एरियाज़ में और सूखे जो जहाँ पर ड्राई रीजन होता है, वहाँ रोज़ ऑफ ट्रीज़ को प्लांट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि विंड का मूवमेंट को रोका जाए। जैसे कहीं पर क्या होगा, मान लीजिए बहुत ड्राई इलाका है, तो मिट्टी क्या होगी, धीरे धीरे उड़ उड़ के सब अच्छी वाली मिट्टी जो होगी वो सब बेकार हो जाएगी, वो सब पत्थरों में मिल जाएगी, जा जाके दूर चली जाएगी। तो उसको रोकने के लिए शेल्टर बेल्ट बनाए जाते हैं। और ये कहाँ बनाए जाते हैं? ये ड्राई रीजन में बनाए जाते हैं, ठीक है ना। और इसमें रोज़ और कोस्टल एरियाज़ में बनाए। कोस्टल एरिया किसको कहते हैं? समुद्री किनारों को कहते हैं। आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जी आपको देखना है कि मिट्टी को का कटाव कैसे होता है, सॉइल इरोजन कैसे होता है और हम उसको कैसे रोक सकते हैं। आप एक ट्रे लीजिए कोई भी और उसके नीचे छेद कर दीजिए। अब उसमें ऊपर मिट्टी रखिए और पानी डालिए,
और नीचे एक बर्तन रखिए, फिर उसी में मिट्टी रखिए, उसमें कुछ पौधे लगा दीजिए, फिर आप पानी डाल के देखिए, तो आप देखेंगे कि पौधे लगे होने वाली, जब आपने पौधे जब लगा के मिट्टी को रखे तो पौधों की जड़ों ने क्या किया, मिट्टी को पकड़ लिया और उससे मिट्टी का कटाव नहीं हुआ। और जब आप पानी डालेंगे उसमें और जब आप पानी आपका गिरेगा तो आप देखेंगे उसमें कम मिट्टी है। तो इस तरह की एक्टिविटी से हम देख सकते हैं कि किस तरह से मिट्टी का कटाव होता है और पेड़ पौधे क्यों ज़रूरी हैं। अब हम आते हैं तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है वाटर। वाटर के बारे में आप जानते हैं कि ये एक नेचुरल रिसोर्स है। धरती का 70%, 75% भी कह सकते हैं, 3/4 जो पार्ट है वो पानी से कवर है। अब इसलिए इसको वाटर प्लैनेट भी कहते हैं अर्थ को, और ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन आपको ये आश्चर्य होगा कि इतना सारा पानी होने के बाद भी ये पानी पीने योग्य नहीं है, क्योंकि वो सब ओशन का पानी है, सलाइन वाटर है। सलाइन का मतलब होता है खारा पानी। और जो फ्रेश वाटर है वो केवल 2.7% है, जिसमें से भी आधे से ज़्यादा तो ग्लेशियर्स में। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, पहाड़ों में जो बड़े बड़े बर्फ़ की जो मतलब बर्फ जम जाती है उनको ग्लेशियर्स कहा जाता है, जो एकदम पहाड़ों की तरह ही दिखते हैं और मूव भी पहाड़ों की तरह होते हैं, उनको ग्लेशियर कहा जाता है। अब बचा ग्राउंड वाटर, तो केवल 1% जो है वो ह्यूमन यूज़ के लिए है, और वो ग्राउंड वाटर में मिलता है, रिवर में मिलता है और लेक में मिलता है, और वाटर वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में मिलता है। अब आप देखिए ये पूरा 1% है। अब इतना पानी है, उसके बावजूद केवल पीने के लिए जो पानी है वो 1%। वाटर को ना तो हम ऐड कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में और ना ही उसको घटा सकते हैं, क्योंकि वाटर जो होता है वो लगातार, वाटर साइकिल आपने पढ़ा होगा, उससे क्या होता है, वाटर लगातार जो होता है भाई, सूरज की गर्मी से वेपराइजेशन होता है, फिर वेपर बन के बादल बनते हैं, फिर पानी गिर जाता है। तो इस तरह से पानी की प्रकृति जो देखिए आप कितने अच्छे से पूर्ति करती है, और पानी का बड़ा ध्यान रखती है कौन, नेचर। लेकिन हम पानी का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। हम पानी को हर जगह यूज़ करते हैं, हमारा जीवन ही पानी है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, और बिजली बनाने में भी यूज़ करते हैं। अब कई लोग सोचते हैं पानी बिजली कैसे बनाएंगे भाई, कई लोग तो ये तक कहते हैं कि अरे भाई पानी से बिजली निकाल रहे हो तुम, ठीक है, इसलिए पानी बेकार हो रहा है आजकल। तो पानी में कोई अंदर बिजली नहीं रहती, ऐसा मत सोचना, नहीं तो आप ये सोचने लगोगे पानी के अंदर बिजली। पानी जब कहीं जैसे डैम से गिरता है, अभी हम आगे देखेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े टरबाइन लगा देते हैं, वो टरबाइन वो डैम के कारण घूमते हैं, क्योंकि डैम का पानी गिर रहा है ना उनके ऊपर। टरबाइन किसी भी चीज़ से घुमा सकते हैं, हवा से घुमा सकते हैं, टरबाइन पानी से घुमा सकते हैं, ठीक है कि। तो उनसे क्या होता है, उनके साथ एक जनरेटर लगा होता है। अब कई बार क्वेश्चन आता है जनरेटर क्या होता है। जनरेटर क्या होता है, उसमें चुंबक को तारों के बीच में घुमाया जाता है। तो ये बड़ी अच्छी प्रोसेस है, और इससे क्या होता है, उन तारों में बिजली उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। और यही जनरेटर से क्या होता है, बिजली बनाई जाती है और फिर वो बिजली को सप्लाई करते हैं। तो ऐसा मत सोचने लगना कि भाई पानी के अंदर बिजली होती। फिर आगे बढ़ते हैं कि इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन के कारण और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ने के कारण धीरे धीरे क्या हो रहा है, पानी का शॉर्टेज होते जा रहा है और वाटर पॉल्यूशन होते जा रहा है। अब आप देखिए घर में हम लगभग 150 लीटर पानी एक आदमी यूज़ करता है, देखिए काय के लिए, ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, फ्लशिंग। क्या हम इसमें से कुछ पानी बचा सकते हैं? क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कि कैसे पानी बचाएं? फिर है प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड में कई जगह स्केर्सिटी है। स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी, और ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण है और कंटेमिनेशन के कारण है। कंटेमिनेशन मतलब होता है पानी का प्रदूषण। आपको तो बहुत आश्चर्य होगा कि गुजरात में, सौराष्ट्र में एक ऐसी जगह है अमरेली, जहाँ पर लोगों को, यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 1.25 लाख है, वहाँ के सारे लोग पानी खरीद के यूज़ करते हैं, उनके पास नेचुरल पानी नहीं है। अब आप सोचिए कि कैसे वो अपना जीवन मेंटेन करते होंगे, कैसे नहाते होंगे,
कैसे वो कपड़े धोते होंगे, कैसे उनके खाना बनता होगा, और वो पानी को कैसे देखते होंगे, सोचा कभी आप? तो धीरे धीरे वर्ल्ड की स्थिति ऐसी हो जाएगी यदि हम कंजर्वेशन नहीं करेंगे, ठीक है कि नहीं। और आज जो है पानी तो है, लेकिन कई उस जगह पानी पीने योग्य नहीं है, ठीक है। पानी जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री वाले या घर का जो सीवेज होता है उसको डायरेक्ट छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, पानी में, नाले में खुला छोड़ देते हैं, वो अनट्रीटेड रहता है। इसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे वो जाके नदी में मिल जाता है। आपने सत्यमेव जयते प्रोग्राम देखा होगा आमिर खान जी का, तो उसमें उन्होंने दिखाया था ना, दिल्ली की जो यमुना नदी है वो इतनी पोल्यूटेड हो गई कि यदि कोई आदमी उसका एक घूंट पानी पी ले तो उसको कई बीमारी हो जाएगी। अब देखिए नदी की ये हालत कर दी हमने, ठीक है। तो स्टेप्स क्या हैं, अब पानी कैसे बचाएं, सोचना चाहिए। सबसे पहले घर से शुरू करें कि भाई हम घर में ही कम पानी को वेस्ट करें, ठीक है। अब दूसरी और चीज़, फॉरेस्ट और वेजिटेशन लगा सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, स्प्रिंकलर का यूज़ कर सकते हैं किसान भाई, ठीक है, इरिगेशन के लिए। और जहाँ ड्राई रीजन है वहाँ एक ड्रिपिंग मेथड आ गई है। अब आप पता करिए कि ड्रिपिंग मेथड या ट्रिकल इरिगेशन क्या होती है। ये बड़ी अच्छी मेथड है। इसमें क्या करते हैं, हर जो पौधा होता है, जैसे बड़े बड़े प्लांट आपने लगाए, मान लीजिए आपने संतरे का प्लांट लगाया, अब आप पानी देंगे तो आधा पानी ज़मीन में चला जाएगा। लोग क्या करते हैं, उसके पेड़ के नीचे एक मटका रख देते हैं, पिचा रख देते हैं, और उसमें एक छेद बना देते हैं, और वो छेद भी बड़े हिसाब से बनाया जाता है, और वो उससे धीरे धीरे पानी गिरता रहता है, और वो हिसाब लगा लेते हैं कि भाई ये मटका कब ख़त्म होगा, कितनी देर में इसका पानी ख़त्म होगा। फिर वो नेक्स्ट डे उसको भर देते हैं, या जब भी 2-3 दिन में भी कई बार खाली होता है, पर पौधे को पर्याप्त पानी मिलते रहता है उसके छेद से। इसको ड्रिपिंग मेथड कहते हैं, ट्रिकल इरिगेशन कहते हैं। ये साउथ में बहुत, अपने साउथ इंडिया में बहुत फेमस है। तो लोग इस तरह से पानी को बचा रहे हैं और हमें बचाना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बहुत अच्छी चीज़ है। यदि पानी गिर रहा है और ये 2 घंटे रेन हार्वेस्टिंग अच्छे से हो जाए तो 2 घंटे में 8000 लीटर पानी बचाया जा सकता है। अब आप सोच लीजिए कि कितनी अच्छी है रेन हार्वेस्टिंग। अब हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की। तो हमने लैंड की बात करी, सॉइल की बात करी, वाटर की बात करी। अब हम बात कर रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन की। नेचर ने हमको बहुत सारे वेजिटेशन दिए। तो एक नैरो जोन है लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के, जिसको बायोस्फीयर कहा जाता है। आपने पहले पढ़ा होगा इसके बारे में। तो अब बायोस्फीयर में क्या होता है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, लिविंग बींग्स में मतलब पौधे भी आते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, ये सब मिल करके क्या करते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। अब कई बार हमको लगता है कीड़े मकोड़ों के करना कोई काम के हैं कहीं। अब आप लोग मधुमक्खी को क्या कोई काम की, हनी बस तो देती है, यही सोचते हैं ना। ये कीड़े मकोड़े बारिश में आ जाते हैं, कितनी गुस्सा आती है, लेकिन नहीं, प्रकृति में हर चीज़ का महत्व। कई कीड़े मकोड़े डिकम्पोजर का काम करते हैं, वो हमारे लिए मैन्योर बनाते हैं। कई कीड़े मकोड़े पॉलिनाइजेशन करते हैं। यदि दुनिया में मधुमक्खी खत्म हो जाए ना तो हम लोग फल ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया होती है वो मधुमक्खी के कारण ही होती है, हनी बी के कारण ही होती है। तो इकोसिस्टम इसको कहते हैं कि हम लोग एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है, इंटरडिपेंड। वो हम पे डिपेंड है, हम उन पे डिपेंड है। जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, पौधे ऑक्सीजन देते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे पर क्या है, इंटरडिपेंडेंट। और ये बड़े वैल्यूएबल रिसोर्स हैं। प्लांट हमको कई चीज़ें देते हैं, टिम्बर देते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, फ्रूट देते हैं, नट देते हैं, ऑयल देते हैं, गम देते हैं, और कई तो मेडिसिनल प्लांट होते हैं। आपके आसपास कई ऐसे प्लांट होते हैं जिनको आप कचरा समझ के उखाड़ के फेंक देते हैं, लेकिन वो मेडिसिन होते हैं। भारत में ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो मेडिसिन है, लोग उनको जानते ही नहीं। तो इनन्यूमरेबल यूज़ है प्लांट के, ठीक है। फिर नेचर हमें सिल्क वर्म भी देती है। अब ये देखिए, अब ये सिल्क वर्म आपने देखा होगा, ऐसी एक इल्ली कई बार आपके पौधों में लग जाती है, और ये कई बार सुंदर सी एक इल्ली जिसको कैटरपिलर कहते हैं, वो तितली में बदल जाती है। तितली पॉलिनाइजेशन करती है, हम लोग उनको मार देते हैं या फेंक देते हैं। ये एक ब्रह्म कमल देखिए आप, ये 12 साल में एक बार फूलता है।
अब आप सोचिए कि आप एक व्यक्ति की ज़िंदगी में वो कितने बार, यदि मान लो वो एक ब्रह्म कमल लगाएगा तो कितने बार देखने को मिलेगा उसको। तो प्रकृति के कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो बहुत आश्चर्यजनक होते हैं। आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा, छूते से ही शर्मा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और वाइल्ड लाइफ भी है। वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है कि बहुत सारे जंगली जानवर हैं। फिर सभी का अपना अपना महत्व है। तो कुछ पॉलिनेशन करवाते हैं, कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर का मतलब होता है जो मैन्योर बनाने का काम करते हैं। बर्ड भी बड़े काम के हैं, वो इन कीड़ों को ज़्यादा नहीं बढ़ने देते हैं। ऐसा नहीं कि खूब कीड़े बढ़ जाए, जैसे अभी टिड्डी दल आ रहा है ना। अब यदि बहुत सारे पक्षी होते सब टिड्डी खा जाते, लेकिन हमने क्या किया, पक्षियों को जगह ही नहीं दी रहने के लिए। बेचारी गौरैया गायब ही हो गई शहर से, हम उनके लिए ज़रा सी जगह नहीं दे सकते। अपने घर में देते हो आप लोग जगह? कुछ रख देना चाहिए आपको खिड़की के पास, अच्छा मजबूत सा, जिसमें छेद हो, जिसमें गौरैया घुस के बढ़िया घोंसला बनाए। हम लोग ध्यान ही नहीं देते। हमने अपनी अपनी बस कचरा हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा। अरे मत सोचो, उस चिड़िया को भी जगह दो, आखिर उसका भी इस धरती पर अधिकार है। तो हमने क्या किया, धीरे धीरे इन सबको खत्म कर दिया। अब आ जाइए वल्चर के बारे में सुना आपने? वल्चर बेचारे अब ऐसे हो गए हैं कि वो मरने की कगार पे, मतलब अब मिलेंगे नहीं थोड़े दिन में देखने को। वल्चर का मतलब होता है गिद्ध। और ये क्या होते हैं, बहुत वाइटल क्लीनर होते हैं। मतलब यदि मान लीजिए कोई एनिमल मर जाता है तो ये आके खा जाते हैं। मगर धीरे धीरे क्या हुआ कि इनका अस्तित्व ही खतरे में आ गया। इनके अंडे ही जो है, उनसे बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, कई ऐसे कीटनाशक डाल देते हैं जिनको ये एनिमल खा जाते हैं। और जब एनिमल मर जाते हैं तो उनको ये खा लेते हैं, तो वो कीटनाशक इनके अंदर चला जाता है। तो इनके अंडे जो होते हैं ख़राब हो जाते हैं, इनके बच्चे नहीं होते। अब धीरे धीरे ये एक्सटिंक्शन में जा रहा है। तो हमारी गलती से वल्चर जो हो रहा है वो एक्सटिंक्शन में जा रहा है। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्ति की कगार पे जाना, कि यदि ये एक्सटिंक्ट हो गए फिर देखने को मिलेंगे नहीं। कई ऐसे पौधे भी हैं जो रेयर हो गए हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है नेचुरल वेजिटेशन का, मतलब कई जगह आप बहुत घने फॉरेस्ट देखते होंगे, कई जगह आप कई तरह के फॉरेस्ट देखते होंगे, कई जगह आप बंजर ज़मीन देखते होंगे, कई जगह रेगिस्तान देखते होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो उसी हिसाब से कई जगह फॉरेस्ट है, कई जगह ग्रासलैंड है, कई जगह स्क्रब है, और कई जगह टुंड्रा है। टुंड्रा एक नया वर्ड है। टुंड्रा का मतलब होता है विशेष तरह ठंडी जगहों में विशेष तरह की जो वनस्पति पाई जाती है उसे टुंड्रा कहा जाता है। कई जगह थॉर्नी श्रब है। थॉर्नी श्रब मतलब होता है कांटे वाली जड़ें, ठीक है ना। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट गायब हो रहा है और डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है। तो फॉरेस्ट हमारे लिए जो है वो बहुत वैल्यूबल रिसोर्स है। कई जो स्पीसीज़ हैं, कई वाइल्ड लाइफ की स्पीसीज़ मतलब होता है प्रजाति। प्रजाति का मतलब आप कैसे समझेंगे? प्रजाति का मतलब आपको समझना है, जैसे मान लीजिए आपने गेहूँ देखा होगा, तो कई तरह का गेहूँ होता है। सरबती गेहूँ होता है, सुजाता होता है, 302 होता है। तो ये जो है, ये गेहूँ की क्या हो गई, प्रजाति हो गई। अब गेहूँ तो वही है, लेकिन कभी छोटा गेहूँ कभी बड़ा गेहूँ, जैसे चावल आपने देखा होगा, तो इसको स्पीसीज़ कहते हैं। तो ऐसे ही एनिमल की भी स्पीसीज़ होती हैं, ठीक है, पेड़ों की भी स्पीसीज़ होती हैं। तो कई स्पीसीज़ जो हो गई हैं वो वल्नरेबल हो गई हैं, इंडेंजर्ड हो गई हैं, और कई तो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन में चली गई। इन सब का कारण डिफॉरेस्टेशन है, सॉइल एरोजन है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, सुनामी है कई बार तो, और फॉरेस्ट फायर। जैसे अभी आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई, कई कंगारू मर गए, जल गए कई जानवर। और दूसरा थ्रेट जो है वो पोचिंग है। पोचिंग का मतलब होता है कई लोग इन एनिमल्स का शिकार करते हैं और उनके स्किन को, नेल को, टीथ को, हॉर्न को, सबको बेच देते हैं। और लोग खरीदते हैं तब तो बेचते हैं ना। यदि लोग खरीदना बंद कर दें तो क्या होगा, वाइल्ड लाइफ को हम बचा सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए सरकार जो होती है वो नेशनल पार्क बनाती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाती है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाती है। अब आप पता करिए हमारे देश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं।
आगे क्लास में आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। और सबका कंजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपके आसपास जो पौधे हैं उनको भी बचाइए, हो सकता है उनमें से कोई बहुत वैल्यूएबल पौधा हो, आपको उसके बारे में पता ना हो, ठीक है ना। और इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग को बंद करिए। इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग का मतलब होता है कि बिल्कुल लोग क्या हो रहा है, जानवरों को मार रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये सब वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन में जा रहे हैं, मतलब विलुप्ति की कगार पे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये बक, ब्लैक बक आपको दिख रहा है, ये मिलता ही नहीं है देखने को। कई ऐसे एनिमल हैं जो गायब हो गए हैं, तो सरकार इनके लिए क्या होता है, नेशनल पार्क बनाती है। जैसे देखिए ये हाथी हैं, इतने सारे दिख रहे हैं ना आपको, ये कांजीरंगा नेशनल पार्क में घूम रहे हैं बढ़िया, इनको सरकार ने प्रोटेक्ट करके रखा है। कांजीरंगा कहाँ पर है, आसाम में है। ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। तो हमें अवेयरनेस लाना चाहिए, हमें सोशल फॉरेस्ट्री करना चाहिए, वन महोत्सव मनाना चाहिए। जुलाई के महीने में वन महोत्सव मनाता है, मनाया आपने? लगाए एक आध पेड़, हर साल एक पेड़ लगाइए। और नहीं भी लगा पा रहे हैं तो अपने आसपास एक छोटा सा पेड़ लगाइए, उसको बड़ा करिए, और जब वो अच्छा बड़ा हो जाए तो कोई अच्छी जगह में ले जा करके, कई मंदिर में आप लगा सकते हैं, कई ऐसे पार्क है जहाँ आप बोल सकते हैं कि भाई हमने ये पौधा बड़ा किया, क्या हम यहाँ लगा दें। तो ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं, नेचर को बचा सकते हैं, ठीक है। कई कंट्रीज़ ने क्या किया है, लॉस को पास किया है। मैनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड एंड एनिमल, ठीक है। तो और एक इंटरनेशनल जो है CITES करके एक संस्था है, जिसने जो है कई स्पीसीज और बर्ड को जो है उनका ट्रेड प्रोहिबिटेड कर दिया है, मतलब लोगों को मना कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी की, कोई जानवर की खाल बेचेगा या दांत बेचेगा या कुछ चीज़ बेचेगा किसी जानवर की, कोई भी वाइल्ड एनिमल की, तो उसको पकड़ लिया जाएगा। उसके ऊपर जो है जो इंटरनेशनल ट्रेड पे ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। पर इन सब से अकेले कुछ नहीं होगा, हमें नेचर के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा कि हमें क्यों कंजर्वेशन करना चाहिए प्लांट और एनिमल का, और क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज हमको प्रकृति ने दिए हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माय क्लास।